सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी जीके जीएस के 16 जून के सभी शिफ्टों का एनालाइज लेकर आई हूँ गाइज। और इसमें हम पूरी अच्छी तरीके से सारी चीजों को डिटेल में हम एक्सप्लेन के साथ इसे देखेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो गाइज, जो आपका 5 जून से लेकर के 16 जून का जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, तो अब तक जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज देखने को मिला है कि इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न आ रहा है वो करंट का आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका कंप्यूटर से प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री से आपके प्रश्न आ रहे हैं। कभी कभी जो है किसी किसी डेट की अगर मैं बात करूँ तो कहीं से मेडाइवल से ज्यादा आते हैं। कभी कभी आपका जो है एंशियंट से आता है, कभी मॉडर्न से आता है। जैसे कि आज 16 जून में जो है सबसे ज्यादा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिला है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपका ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी से आ रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका स्टैटिक जीके से प्रश्न आ रहा है। तो ये जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स हो गया, यहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि 2025 में भारत के नए वित्त सचिव कौन बने। तो आपको बताना है कि 2025 में वित्त सचिव कौन बने। राजेश कुमार सिंह, जया वर्मा सिन्हा, या चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, या फिर अजय सेठ। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के नए वित्त सचिव अजय सेठ। वहीं अजय सेठ की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है कि अजय सेठ जो है 1987 बैच के जो है अधिकारी है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा कि 1987 87 बैच के आईएएस हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये नए वित्त सचिव जो नियुक्त हुए हैं, इससे पहले जो है इनका पूर्व पद जो था वो क्या था, यानी कि इनसे पहले ये क्या थे, तो ये भी याद रखिएगा। इनसे पहले जो थे ये थे आर्थिक मामलों के सचिव थे, ठीक है ना। आर्थिक मामलों के सचिव थे, आर्थिक मामलों के आर्थिक मामलों के सचिव थे, ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति हुई है अभी क्या है, तो अभी जो इनका पद है, यानी कि अभी जो पद की अगर मैं बात करूँ वर्तमान में इनका कौन सा पद है, तो ये अभी है वित्त सचिव। तो जो है आपके जो है वित्त सचिव के पद पर जो है ये कब नियुक्त हुए हैं ये भी याद रखिएगा। तो वित्त सचिव के पद पर जो नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं 24 मार्च 2025 को। 24 मार्च 24 मार्च 2025 को नियुक्ति हुई है इनकी, ठीक है। नियुक्ति हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका जो राजेश कुमार है, राजेश कुमार कौन है गाइस, तो राजेश कुमार है आपके भारत के नए रक्षा सचिव हैं, ठीक है ना। राजेश कुमार कौन है गाइस, याद रखिएगा। भारत के नए रक्षा सचिव हैं। तो ये सब ना जो है प्रश्न पूछा जाता है, इन सभी की नियुक्ति 2024 से 25 के बीच में ही हुई है, ठीक है ना। तो भारत के नए रक्षा सचिव है राजेश कुमार के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि राजेश कुमार को जो है इन्होंने जो है इनकी नियुक्ति कब हुई थी गाइस, याद रखिएगा। इनकी नियुक्ति हुई थी आपका 31 अक्टूबर 2024 में, ठीक है ना। तो इनकी अगर मैं नियुक्ति की बात करूँ, इनकी नियुक्ति कब हुई थी, नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति हुई थी गाइस, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2024 को इनकी नियुक्ति हुई थी, ठीक है ना। और जो है इससे पहले ये क्या थे, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव थे, ठीक है ना। इससे पहले जो है इनका जो है पूर्व पद, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ पूर्व पद, तो पूर्व पद इनका क्या था गैस, तो याद रखिएगा वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव थे। उद्योग मंत्रालय मंत्रालय के सचिव थे। पूछा जाता है, ठीक है ना, कि इससे पहले वाले पद पे ये क्या थे ये पूछा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो है वो जो सिंपली याद कर लेते हैं लेकिन इनका पूर्व पद याद नहीं करते हैं, ये सब दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा। अगर मैं जया वर्मा सिन्हा की बात करूँ तो इनके बारे में जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है।
जया वर्मा सिन्हा के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है ना। भारतीय भारतीय रेलवे भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। और जो है इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक और है आपका, कौन है, क्या नाम है गाइस, याद रखिएगा। एक और नाम, एक और जो है ये आपके हैं जया श्रीनिवासलू शेट्टी। तो ये आप इनको, इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये स्टेट स्टेट बैंक के 27वें, ठीक है ना, स्टेट बैंक के 27वें अध्यक्ष बने, ठीक है। स्टेट बैंक के 27वें अध्यक्ष बने। तो ये अभी ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान में स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, जो कि ये 27वें अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस जेड जो है ये रेडो के लिए किया जाता है, अंडो के लिए किया जाता है, कॉपी के लिए या फिर पेस्ट के लिए। तो कॉपी के लिए अगर मैं बात करूँ तो कॉपी के लिए क्या किया जाता है, बहुत लोगों को पता होगा, ये कॉमन सी बात है। कॉपी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं गाइस, तो कॉपी के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस सी के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूँ पेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, तो कंट्रोल प्लस वी, ये होता है कॉपी के लिए। अब यहाँ पे जो है अंडो और रेडो की अगर मैं बात करूँ तो रेडो के लिए जो है ये क्या करते हैं, रेडो के लिए करते हैं हम कंट्रोल प्लस वाई, ये करते हैं हम रेडो के लिए, ठीक है ना। और वहीं आपका जो है अंडो के लिए प्रश्न में पूछा गया, तो अंडो के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस जेड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक से शॉर्टकट थे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ शॉर्टकट लिखाऊंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। इसका जो है इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इस शॉर्टकट की का उपयोग क्यों किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का उपयोग किया जाता है जैसे कि विंडो में नया फोल्डर बनाने के लिए। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था कि विंडो में नया फोल्डर बनाने के लिए इसका शॉर्टकट क्या है। तो याद रखिएगा विंडोज में नया फोल्डर बनाने के लिए, नया फोल्डर बनाने के लिए इस शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है दूसरा शॉर्टकट की आपको क्या याद रखना है, दूसरा शॉर्टकट की आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो इस शॉर्टकट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं कि जो ब्राउजर होता है, यानी कि आपका जो ब्राउजर में जो आप ब्राउजर में बंद किए गए जो टैब होता है उसको फिर से खोलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का, ठीक है ना। तो इसको आपको कैसे लिखना है, ब्राउजर में बंद किए टैब को, ठीक है ना, बंद किए टैब को फिर से खोलने के लिए, ठीक है ना, बंद किए टैब को फिर से खोलने के लिए जो है कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, खोलने के लिए जो है आपका जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ और आपका कौन सा हो गया, तो तीसरा शॉर्टकट की आपको क्या याद रखना है, तीसरा शॉर्टकट की याद रखना है गाइस कि आपका जो है कंट्रोल प्लस टी, ठीक है ना, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी है। अगर मैं कंट्रोल प्लस टी का अगर मैं शॉर्टकट बताऊंगा इस, तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस टी का होता है, ये भी होता है ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए। ब्राउजर में अगर आपको जो है ब्राउजर में नया टैब खोलना है तो इसका शॉर्टकट क्या है कि क्या है, कंट्रोल प्लस टी, ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए, नया टैब खोलने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद जो है अगला अगर मैं बताऊँ तो और कौन सा है गाइस, कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस
कंट्रोल प्लस एफ। अब कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग क्यों होता है गाइस, तो ये भी याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग होता है कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल में अगर आपको टेक्स्ट खोजना है तो इसके लिए इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एफ। तो ठीक है ना, याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट, ये सब याद रखिएगा। अभी शॉर्टकट की एनटीपीसी एग्जाम में बहुत पूछ रहा है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट या फिर जो है डॉक्यूमेंट या फाइल, फाइल में टेक्स्ट को खोजने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। टेक्स्ट को खोजने के लिए, टेक्स्ट को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, कंट्रोल प्लस सेव का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस योजना के तहत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को बढ़ाया गया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा, या आयुष्मान भारत के द्वारा, या स्वस्थ भारत अभियान के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को बढ़ाया गया है। अब इसके बारे में जो है, आयुष्मान भारत के बारे में जो है, इस योजना की जो है शुरुआत यानी कि लॉन्च कब हुआ था ये योजना। तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी गैस, वो कब से हुई थी आपका जो है 27 दिसंबर 2021 को। 27 दिसंबर 2021 को ये योजना जो है शुरुआत हुई थी इस योजना का। और पूछा जाता है कि ये योजना जो है ये संचालित किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। ये योजना का जो है संचालन किसके द्वारा होता है, तो इस योजना का जो संचालन करता है वो करता है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा जो है ये योजना संचालित होता है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको जो है कुछ योजना के बारे में बताऊंगी जो कि 2025 का योजना है। और तो उसके बारे में जो हम बात करेंगे कि कौन कौन सा योजना है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहला आपको याद रखना है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। पहला योजना आपको कौन सा याद रखना है, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, ठीक है। इस योजना की जो है अगर मैं बात करती हूँ, इस योजना की जो है शुरुआत कब हुई है, तो पहला आपको याद रखना है कि इस योजना की जो शुरुआत हुई है वो हुआ है आपका फरवरी 2025 में। यानी कि इसकी शुरुआत हुई है 1 फरवरी 1 फरवरी 2025 को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है गाइस, तो याद रखिएगा इस योजना का जो उद्देश्य है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कम उत्पादकता वाले, कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में, ठीक है ना। 100 जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना। अब यहाँ से प्रश्न जो है ये भी पूछा जा सकता है कि कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में कृषि क्षेत्र को मुक्त बनाने का जो योजना है वो आपका कौन सा योजना है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है ना। तो उत्पादकता वाले 100 जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, ठीक है ना, मजबूत करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दो योजना और याद रखिएगा जिसे 2025 में 1 फरवरी 2025 में इसे भी कब किया गया है, 1 फरवरी 2025 में इस योजना का जो है शुरुआत हुआ है। और दो योजना कौन कौन सी है, तो जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ, ऊपर देखिए। तो ऊपर आपको याद रखना है पहला योजना कौन सा है guys? तो पहला योजना है आपका जो है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना, ठीक है ना। सक्षम सक्षम आंगनवाड़ी, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण
पोषण 2.0, ठीक है ना। एक योजना ये, इस योजना में क्या, इस योजना का जो है उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है बाल पोषण और महिला स्वास्थ्य, ठीक है ना। इस योजना का उद्देश्य लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जगह ही का दिक्कत हो जा रहा है थोड़ा, ठीक है ना। इस योजना का उद्देश्य क्या है गाइस, ये देखिएगा, बाल पोषण और महिला स्वास्थ्य। बाल पोषण और महिला स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य। ये जो है पिक्चर पे लिखा हुआ है, तो होपफुली आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस योजना को भी 2025 में शुरू किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग बोल रहे होंगे कि मैंने प्रश्न ही गलत लिखा है, क्योंकि किस घटना के बाद हुई, तो घटना नहीं लिखा है। घटना नहीं लिखा है, लेकिन घटना का जो है कब हुआ था उसका डेट जरूर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा कब हुआ था, 1907 में हुआ था, 1905 में, 1903 में, या 1900 में। तो ये जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी, ये आपका बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये जो है आपको ध्यान रखना है, बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन के, बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। और अब यहाँ से आपको ये दिमाग लगाना है कि बंगाल विभाजन जो है ये कब हुआ था, 1905 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बंगाल विभाजन के विरोध में। तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, तो इसका कुछ तो उद्देश्य हुआ होगा, ठीक है ना। उद्देश्य याद रखिएगा, स्टेटमेंट के थ्रू ये दे देता है, ठीक है ना। तो उद्देश्य इसका क्या था, उद्देश्य ये था कि जो है स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था कि जो आपकी जो विदेशी वस्तुओं का जो है ना बहिष्कार था, ठीक है ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, विदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, बहिष्कार करना, ठीक है, बहिष्कार करना और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है। अच्छा, आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ था, उस समय जो है वायसराय कौन थे गाइस, वायसराय। तो उस समय जो वायसराय थे गाइस, याद रखिएगा, उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा, लॉर्ड, लॉर्ड कर्जन थे। अब लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे, तो आपको जो है इसका शासनकाल याद रखना है। तो लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था वो था आपका जो है 1899 से लेकर के 1905 तक, ठीक है ना। 1899 से लेकर के 1905 तक इसका शासनकाल था। अब यहाँ पे जो है सबसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो स्वदेशी आंदोलन के है, इसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन में जो है प्रमुख नेता कौन कौन थे, कौन कौन शामिल थे। तो इसमें जो है प्रमुख नेता में आपके सबसे पहले आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक हो गए, बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक हो गए। इसके बाद जो है आपके जो है और कौन हो गए, अरविंद घोष हो गए, अरविंद घोष हो गए, ठीक है, अरविंद घोष। और फिर आपको जो याद रखना और कौन से हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और उसके बाद जो है आपको याद रखना है बिपिन चंद्र पाल। ये सब जो है इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो है बंगाल विभाजन जो है रद्द हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन रद्द कब हो गया था, तो 1911 में जो है, याद रखिएगा, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ठीक है ना। 1911 में बंगाल विभाजन को, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया।
ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जीएसटी के तहत कितने प्रकार के कर शामिल किए गए। तो जीएसटी के तहत जो है ये कितने प्रकार के कर शामिल किए गए, तो 3 प्रकार के कर शामिल किए गए। अब ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के कर कौन कौन से है ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो है 3 प्रकार का कर हो गया। तो पहला आपका कौन सा है, पहला है सीजीएसटी, ठीक है ना, सीजीएसटी। ठीक है ना, इस पे केंद्र लगाता है कर। उसके बाद जो है दूसरा आपका आता है एसजीएसटी। इस पे जो है आपका कौन लगाता है कर, राज्य सरकार लगाता है। और एक जो कर आता है आपका आईजीएसटी, ये अंतरराज्यीय कर है। ठीक है ना, तो ये 3 कर आपको याद रखना है। ठीक है ना, 3 प्रकार के कर लगाए जाते हैं, वो कौन कौन से कर है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है जीएसटी को जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और इसमें जो है कौन कौन से आर्टिकल हुए थे, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो जोड़ा गया था 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है, 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ठीक है ना, अधिनियम 2016। इस 101वां संविधान संशोधन करके जो है जीएसटी को लाया गया था 2016 में। और ये जो जीएसटी है ये लागू कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लागू हुआ था आपका जो है 1 जुलाई 2017 को। ठीक है ना, लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। ठीक है, और इसके तहत जो है कौन कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके तहत जो है 3 अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है ना, इस संशोधन के तहत कितने अनुच्छेद जोड़े गए, इन संशोधन के तहत जो है 3 अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, अब वो 3 अनुच्छेद कौन कौन से जोड़े गए हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो है ये आपका कौन सा हो गया, पहला हो गया अनुच्छेद 246 ए। अनुच्छेद अनुच्छेद 246 ए। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा कौन सा जोड़ा गया, अनुच्छेद अनुच्छेद 269 ए। 269 और ए। और तीसरा कौन सा जोड़ा गया गाइस, ये दूसरा हो गया। उसके बाद जो है तीसरा आपको याद रखना है अनुच्छेद 279 ए। अब यहाँ पे मैं कुछ जीएसटी की दर लिखाऊंगी कि जीएसटी की दर जो है ये कितनी होती है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है ना, तो जीएसटी की अगर मैं दर की बात करूँ तो इसमें होता है 5% होता है। ठीक है ना, 5% जो लगता है ये किस पे लगता है, तो 5% नहीं, पहले 0% होता है। ठीक है ना, जीरो भी आपको पता होना चाहिए। तो जीएसटी का दर पहले आपको याद रखना है, जीएसटी का दर होता है 0%। 0% जो दर होता है ये होता है जैसे कि दूध या फल या सब्जी पे 0% का लगता है। उसका बाद 5% जो जीएसटी लगता है ये किस पे लगता है, ये जैसे कपड़े या फिर जो है कोई भी खाने पीने की चीजें होती हैं उस पे 5% का लगता है। इसके अलावा जीएसटी पे और कौन कौन सा दर लगता है, 12% का लगता है। ठीक है ना, जीएसटी पे 12% का लगता है उन चीजों पे जो जैसे कि मोबाइल वगैरह हो गया, दवाई हो गया, दवाई पे 12% का जीएसटी लगता है। ठीक है ना, इसके अलावा 18% की अगर मैं बात करूँ तो 18% जैसे कि कोई भी सेवा या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद पे जो है ये आपका 18% का लगता है। ठीक है ना, उसके बाद अगर 28% जो है 28% आपका लग जाता है किस पे गए, तो 28% जीएसटी लगता है। कोई भी जैसे कार वगैरह आप खरीदते हैं तो उस पे 28% का जीएसटी लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो है एक चीज मैं और लिखाऊंगी जो कि जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना के लिखूंगी ताकि यहाँ पे जो है आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूछा जाता है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है ये कौन होता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है। भारत का भारत का वित्त मंत्री होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लोहड़ी का त्योहार निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? तो लोहड़ी का त्योहार जो है गर्मी का अंत और सर्दियों का शुरुआत इसका प्रतीक है, या फिर सर्दी का अंत और बसंत की शुरुआत इसका प्रतीक है, बसंत का अंत या फिर सर्दी की शुरुआत। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है सर्दियों का अंत या फिर गर्मियों की शुरुआत। तो लोहड़ी का त्योहार जो होता है ये सर्दियों का अंत और बसंत की शुरुआत का जो है ये प्रतीक है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लोहड़ी के बारे में हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। लोहड़ी के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो त्योहार होता है ये कौन कौन से राज्य में होता है, पहले तो आप ये याद रखिएगा। तो ये आपके पंजाब में होता है। इसके बाद आपको याद रखना है हरियाणा, पंजाब हरियाणा में होता है, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी आपका लोहड़ी होता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ जो है लोहड़ी का त्योहार होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये लोहड़ी का त्योहार होता कब है गाइस, तो याद रखिएगा 13 जनवरी को। 13 जनवरी को होता है। 13 जनवरी यानी कि जो है आपको याद रखना है मकर संक्रांति से एक दिन पहले होता है, मकर संक्रांति से एक दिन पहले, ठीक है। अच्छा आपको याद रखना है कि लोहड़ी में जो नृत्य होता है वो कौन कौन सा नृत्य होता है गैस, याद रखिएगा। लोहड़ी में जो नृत्य होता है इसमें जो है भांगड़ा होता है, ठीक है ना। भांगड़ा और गिद्दा होता है, भांगड़ा और गिद्दा होता है, ठीक है। और इसी लोहड़ी में जो है लकड़ियों को जलाते हैं, बीच में जो है लकड़ी को जलाते हैं इस तरीके से। इसमें जो है लकड़ी को जलाते हैं गाइस, और यहाँ पे जो है इसमें जो है आप देखते होंगे कि कुछ चारों तरफ लोग ऐसे ऐसे राउंड करते हैं और कुछ फेंकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि इसमें फेंकते क्या है, तो इसमें जो है जैसे कि तिल फेंकते हैं, कुछ लोग मूंगफली फेंकते हैं, गुड़ फेंकते हैं, ठीक है ना। तो ये फेंकते हैं। इसमें जो है अगर इसका मैं बात करूँ कि लोहड़ी में जो है भोजन कौन सा होता है, तो इसी लोहड़ी में जो भोजन होता है पंजाब का सबसे प्रसिद्ध डिश कौन सा है, मक्के की रोटी और सरसों का साग। मक्के की रोटी, मक्के की रोटी और सरसों का साग, और सरसों का साग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी गाइस, तो अमुक्त माल्याद की रचना की थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमुक्त माल्याद के बारे में जो है आपको क्या याद रखना है, अमुक्त माल्याद के बारे में ये याद रखना है कि ये जो है आपको याद रखना है ये कौन से भाषा में थी। तो पहला आपको भाषा याद रखना है। तो ये जो भाषा जो है आपको याद रखना है किसमें थी, तेलुगु में, ठीक है ना। कौन से भाषा में थी, तेलुगु में। इसके बाद अगर मैं बात करूं पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखा था गाइस, तो पृथ्वीराज रासो ने लिखा था, ये लिखा था चंदबरदाई ने, ठीक है, चंदबरदाई ने, ठीक है। चंदबरदाई ने लिखा था। और ये आपको याद रखना है कि इसने जो है इसमें जो है किसका लिखा हुआ था ये महाकाव्य, तो ये राजा पृथ्वीराज चौहान की जो है वीरता और संघर्ष के बारे में था, ठीक है ना। ये पृथ्वीराज रासो जो है ये आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज राजा पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष के बारे में था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगला है आपका मनुस्मृति। मनुस्मृति किसने लिखा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, मनुस्मृति मनु ने लिखा था। और मनुस्मृति की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रख, ये मनुस्मृति को जो है गाइस याद रखिएगा मानव मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। मानव धर्म शास्त्र, मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो मनुस्मृति के बारे में आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो है अगर मैं बात करती हूँ राज तरंगिणी, राज तरंगिणी जो है ये किसने लिखा था, राज तरंगिणी जो है आपको ध्यान रखना है, राज तरंगिणी जो है ये कल्हण ने लिखा था, ठीक है ना। तो राज तरंगिणी भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो राज तरंगिणी के बारे में आपको क्या याद रखना है, इसे जो लिखा गया था ये कब लिखा गया था, इसे लिखा गया था 12वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। और इसमें जो है किसके बारे में लिखा गया है, तो याद रखिएगा कश्मीर के राजाओं का, कश्मीर के राजाओं के बारे में, ठीक है ना, कश्मीर के
कश्मीर के राजाओं के बारे में, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है या साइटोकाइनिन। इंसुलिन का काम होता है जो कि है ये आपका क्या करता है, रक्त में जो शर्करा की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने का काम इंसुलिन करता है। थायरोक्सिन की अगर बात करूँ तो ये जो है ये मानव के गले में होता है यह हार्मोन। और उसके बाद अगर एस्ट्रोजन की बात करूँ तो ये फीमेल में होता है। और साइटोकाइनिन जो होता है ये आपका पादप हार्मोन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप हार्मोन के बारे में आपको याद रखना है कि पादप हार्मोन जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं। पहला प्रकार उसका कौन कौन सा, हम पांचों प्रकार के बारे में देखेंगे और उसका काम क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। तो पहला आपको याद रखना है, पहला इसका प्रकार है ऑक्सिन, ठीक है। ये पादप हार्मोन है। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा आपका जिब्रेलिन हो गया, जिब्रेलिन, ये भी आपका पादप हार्मोन है। उसके बाद तीसरा अगर मैं बात करूँ तो आपका साइटोकाइनिन, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है, साइटोकाइनिन, ये भी आपका पादप हार्मोन है। उसके बाद जो है चौथा आपका कौन सा हो गया गाइस? चौथा हो गया आपका इथाइलिन, इथाइलिन, ये भी आपका पादप हार्मोन हो गया। और लास्टली पांचवा अगर मैं बात करूँ कौन सा हो गया आपका? एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक, एब्सिसिक एसिड। तो ये टोटल 5 प्रकार के जो है पादप हार्मोन होते हैं। अब इसका अलग अलग कार्य होता है। अब जैसे ऑक्सीन के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये क्या करता है? तो जो है पौधों की कोशिका में वृद्धि करता है, ठीक है ना। पौधों की, पौधों की कोशिका में, पौधों की कोशिका में वृद्धि करता है। ये कौन करता है गैस? तो याद रखिएगा ऑक्सीन करता है। इसके अलावा अगर मैं जिब्रेलिन की बात करूं, जिब्रेलिन का काम क्या करता है? तो बीज अंकुरण और तने की लंबाई बढ़ाने का काम किसका होता है? बीज अंकुरण, बीज अंकुरण और तने की लंबाई को बढ़ाता है ये हार्मोन। तने की, तने की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का काम क्या होता है गाइस? तो साइटोकाइनिन का काम होता है कोशिका विभाजन और जो है पत्ती की वृद्धि को नियंत्रित करना, ठीक है ना। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन और पत्तियों की वृद्धि को नियंत्रित करना, पत्तियों की वृद्धि को नियंत्रित करने का काम किसका होता है गाइस? तो याद रखिएगा नियंत्रित करता है आपका साइटोकाइनिन। फिर उसके बाद जो है इथाइलिन की बात करूं, इथाइलिन का काम क्या होता है? तो फलों को पकने में जो है या फिर जो है पत्तियों को गिरने में जो है कौन सा हार्मोन करता है? इथाइलिन। फलों का पकना, फलों को पकने में ये सहायक करता है। तो यहाँ पे जो है सही से लिख लीजिएगा, फलों को पकने में, पकने में और पत्तियों को गिरने में, ठीक है ना। पूछा जाता है ये बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पत्तियों के गिरने में, गिरने में इथाइलिन का सहयोग होता है। एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है गाइस? तो एब्सिसिक एसिड का काम होता है, ये क्या करता है? जल संरक्षण में जो है सहायता करता है, ठीक है ना। जल संरक्षण में, जल संरक्षण में सहायक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतरराष्ट्रीय जलवायु पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। तो ये भी आपके 2025 के करंट का क्वेश्चन है। तो आपको अंतरराष्ट्रीय जलवायु पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ तो ये डॉक्टर आर कृष्णन को या डॉक्टर अजय सिंह को, मोनाली प्रियदर्शनी को या संदीप गुप्ता को। तो मोनाली प्रियदर्शनी को, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनाली प्रियदर्शनी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको याद
रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पुरस्कार के तहत जो है ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं 5 व्यक्ति को मिला है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं आपको, मैंने ऑप्शन में जो दिया है वो भी आपके एग्जामिनर भी ऑप्शन में यही एक व्यक्ति का 5 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। 5 भारतीयों को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से भारतीयों को मिला है और उनका शोध क्या था हम उनको देखेंगे, ठीक है ना। 5 भारतीयों को मिला है जिसमें से पहला नाम आपको तो है ऑप्शन में ही दिया हुआ है, मोनाली प्रियदर्शनी। मोनाली प्रियदर्शनी। तो मोनाली प्रियदर्शनी की जो है हम शोध के बारे में बात करेंगे कि इनका शोध क्या था गाइस। तो इनका जो शोध था वो आपको याद रखना है, ये था स्वच्छ जल और पर्यावरण संरक्षण में योगदान, ठीक है ना। स्वच्छ स्वच्छ जल और पर्यावरण में योगदान। पर्यावरण संरक्षण में योगदान था, ठीक है ना। इनका शोध ये था। उसके बाद जो है दूसरा नाम अगर मैं बात करूँ तो दूसरा नाम कौन सा है guys? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दूसरा नाम की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा नाम आपका हो जाएगा ये ईशान पथोरिया, ठीक है ना। दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा? ईशान पथोरिया। तो ईशान पथोरिया का जो है ये शोध क्या है ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ईशान पथोरिया के अगर मैं शोध के बारे में बात करूँ, शोध, तो ईशान पथोरिया का जो शोध था वो सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा भंडारण, ठीक है ना। टिकाऊ सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा भंडारण, ठीक है। दो नाम इधर हो गया, तीसरा इधर लिखती हूँ। तीसरा नाम आपको कौन सा याद रखना है? तो तीसरा नाम आपको याद रखना है गरिमा रहेजा का, ठीक है ना। गरिमा रहेजा, गरिमा रहेजा। तो गरिमा रहेजा की अगर मैं बात करूँ तो इनका शोध क्या था गाइस? शोध वायुमंडलीय प्रभावों को समझने में मदद करता था। तो इनका शोध क्या था गाइस? तो ये आपको याद रखना है, वायुमंडलीय प्रभावों प्रभावों को समझने में, ठीक है ना। उसके बाद जो है चौथा नाम आपको याद रखना है किसका? चौथा नाम आपको नाम याद रखना है विकास धामू का, ठीक है ना। चौथा नाम किनका है जिनको जलवायु परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विकास धामू की अगर मैं शोध के बारे में बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं सीधा शोध के बारे में, आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पे शोध के बारे में लिखा रही हूँ। तो विकास धामू का शोध क्या था गाइस? तो याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करना, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन को रोकने में, जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करता ठीक है ना। तो उसके बाद जो है अब लास्टली आपका बचता है एक और नाम है। एक और नाम कौन सा है गाइस? तो याद रखिएगा, एक और नाम है महेंद्र पटेल का। महेंद्र पटेल, महेंद्र पटेल। तो महेंद्र पटेल का शोध क्या था गाइस? तो महेंद्र पटेल का शोध था टिकाऊ ईंधन विकल्पों को विकसित करना, ठीक है ना। टिकाऊ ईंधन टिकाऊ ईंधन के विकल्पों को विकसित करना, ठीक है ना। टिकाऊ ईंधन से भी आप याद रखिएगा, इतना भी याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो गति के कितने नियम? 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो 3 नियम कौन कौन थे? तो पहला था न्यूटन का पहला नियम। पहला नियम को जो गाइस हम कौन से नाम से जानते थे गाइस? न्यूटन के पहले नियम को हम कौन से कहते हैं? तो इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जड़त्व का नियम। उसके बाद जो है न्यूटन का कौन सा नियम था गाइस? दूसरा नियम, दूसरा नियम, ठीक है।
तो दूसरा नियम को जो है हम कौन से नाम से जानते हैं गाइस? तो दूसरे नियम को हम जानते हैं बल का नियम। बल का नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, बल का नियम। इसके बाद जो है न्यूटन का तीसरा नियम था। तो ये इन्होंने 3 नियम दिए थे, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तीसरा नियम को हम कौन से नाम से जानते हैं? तो तीसरा नियम को हम जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो दूसरा नियम में जो है न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, जो कि वो कौन सा फॉर्मूला था? एफ बराबर ए में। एफ जहाँ था, एफ बराबर आपका क्या था? एफ बराबर था आपका जो है बल। तो ये बल एफ बराबर हो गया आपका फोर्स, ठीक है ना। वहीं अगर बात करूँ एम बराबर हो गया आपका जो है द्रव्यमान, जिसे हम मास बोलते हैं, ठीक है ना, द्रव्यमान, जिसे हम मास बोलते हैं। और जो है आपका ए बराबर हो गया एक्सेलरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका सूत्र है ये। दूसरे नियम में इन्होंने सूत्र दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि अबरक का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अबरक का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ये आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है मैं अबरक का जो है टोटल 5 राज्य बताऊंगी, ठीक है ना। सबसे अधिक उत्पादन में 5 राज्य। तो पहला आपको याद रखना है, पहला आपका हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आपका आता है गाइस, कौन सा आता है? राजस्थान, राजस्थान। इसके बाद जो है तीसरे नंबर पे आपका आता है ओडिशा। चौथे नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र। और पांचवें नंबर पे आपका आता है बिहार। तो ये टोटल 5 राज्य है जो अबरक के उत्पादन में सबसे ज्यादा है। अब 5 राज्य में जो है जिला भी आपको याद रखना है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा अबरक का उत्पादन होता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि आंध्र प्रदेश के किस जिले में, तो याद रखिएगा नेल्लोर जिले में। नेल्लोर जिला जो है यहाँ अबरक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान का 2 जिला है, पहला आपको याद रखना है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और जयपुर में जो है सबसे ज्यादा अबरक का उत्पादन होता है, ठीक है ना, राजस्थान के भीलवाड़ा और जयपुर में। इसके बाद ओडिशा की अगर मैं बात करूँ तो ओडिशा में आपको भी याद रखना है, एक याद रखिएगा कोरापुट, कोरापुट। और दूसरा राज्य आपको कौन सा याद रखना है? कोरापुट और संबलपुर, संबलपुर, ठीक है। महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र का आपको याद रखना है रत्नागिरी, रत्नागिरी में जो है सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है अबरक का। और बिहार का भी 2 जिला है, पहला गया और दूसरा आपको याद रखना है गया और मुंगेर जिला। मुंगेर जिले में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये यहाँ पे अगर आपसे राज्य पूछे तो ये 5 राज्य। अगर राज्य का जिला पूछ ले कि कौन से राज्य के, जैसे आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है अदरक का, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 9 जो है ये पंचायत से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि पंचायत का जो है अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद, तो ये कौन से आर्टिकल से है? तो 243 से लेके 243 ओ तक, ठीक है ना। अब 243 से 243 ओ तक है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाऊंगी। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि ये आपका जो है अनुच्छेद 243 है, अनुच्छेद 243। तो अनुच्छेद 243 में जो है ये किसका है? पंचायत का परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है ना, परिभाषा है, ठीक है ना। तो परिभाषा, परिभाषा, तो ये परिभाषा से संबंधित है, ठीक है ना। वहीं अगर आपसे ये पूछ ले कि अनुच्छेद 243 ए, तो अनुच्छेद 243 ए जो है ये किससे संबंधित है? तो ये ग्राम सभा से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। ये भी जो है जब डीपली क्वेश्चन आता है जीके जी से तो ये सब भी पूछा जाता है। उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 243
बी। तो अनुच्छेद 243 बी जो है ये किससे संबंधित है? पंचायतों के गठन से, ठीक है ना। पंचायतों के गठन से, इस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ और याद रखिएगा, जैसे कि 243 बी हो गया, सी हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 243 डी हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ओ तक है। तो इसके बारे में जान लीजिए। 243 सी में क्या है? तो पंचायतों की संरचना जो है ये किसमें गए, तो याद रखिएगा पंचायतों की संरचना है, ठीक है ना। ये सब जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, परिभाषा, ग्राम सभा, पंचायत के गठन, पंचायत की संरचना, ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ये सब याद रखिएगा। तो 243 डी में क्या है guys? तो याद रखिएगा सीटों का आरक्षण है, ठीक है ना। सीटों का आरक्षण, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 243 डी हो गया। इसके बाद जो है 243 ई, ठीक है ना। 243 ई में क्या है? पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल। इसके बाद है 243 एफ। 243 एफ में क्या है? तो याद रखिएगा ये है सदस्यता से अयोग्यता, ठीक है ना। सदस्यता से के अयोग्यता। तो इस तरीके से ना कुछ दिया हुआ है, इसमें पूछ देता है कि जो है पंचायती राज की सीटों का आरक्षण से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो फिर वहां पे जो है 243 डी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर सीधा 243 आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। या फिर जो है अगर आपसे पूछ ले, एक और पूछा गया था, आप ही लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ, शिफ्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जिसमें से पूछा गया था कि जो 243 का जो है 243 आई पूछा क्या गया था कि जो है पंचायती राज्य के जो है वित्त आयोग का जो है गठन का प्रावधान जो है ये किसमें है? तो यहाँ पे जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान तो ये हो जाएगा आर्टिकल 280। लेकिन आपसे पूछा गया था कि पंचायती राज में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किसमें है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 243 आई में, ठीक है ना। तो इसमें क्या है तो याद रखिएगा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है इसमें, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? तो भारत की जो है टोटल 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं जिसके साथ ये इसकी सीमा लगती है? तो 4 राज्य में पहला राज्य आपको याद रखना है जो है 4 राज्यों में आपको याद रखना है। पहला हो गया असम, ठीक है। असम हो गया। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पश्चिम बंगाल हो गया। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सिक्किम हो गया। तो ये टोटल 4 राज्यों की सीमा लगती है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत और भूटान के बीच जो है ये कितने किलोमीटर की लंबी सीमा है? तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर, ठीक है ना। 699 किलोमीटर लंबी सीमा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फुगड़ी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो फुगड़ी लोक नृत्य जो है ये आपके गोवा से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गोवा के लोक नृत्य की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सा लोक नृत्य है जो गोवा का हो गया? तो पहला जो है ये आपके तो इसी में पूछा गया है कि फुगड़ी, ये आपके गोवा का है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मांडो, मांडो भी आपके गोवा का है, ठीक है ना। इसके बाद जो है गोफ नृत्य जो है ये भी आपके गोवा का है। इसके बाद जो है ये आपका हो गया दखनी, दखनी, देखनी, ठीक है ना। ये भी आपके गोवा का हो गया। और इसके बाद जो है आपको याद रखना है घोड़े मोदनी, ठीक है ना। घोड़े मोदनी, ये भी आपके जो है गोवा का लोक नृत्य हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुणबी, कुणबी जो है ये भी आपका जो है गोवा का लोक नृत्य हो गया। इसके बाद आपको याद रखना और कौन सा हो गया, टोनी मेल, ठीक है ना। टोनी मेल जो है ये भी गोवा का हो गया, ठीक है ना। टोनी मेल, ठीक है।
तो ये गोवा के लोक नृत्य है जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक सैन्य नेता कौन है। तो अकबर के 9 रत्नों में से एक जो है, इसमें से आपको बताना है सैन्य नेता कौन है। बीरबल, मानसिंह, राजा टोडरमल या हकीम हुमायूं। तो मान सिंह थे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीरबल कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा बीरबल जो है अकबर के दरबार के जो है, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, प्रसिद्ध सलाहकार थे, ठीक है ना, प्रसिद्ध सलाहकार, प्रसिद्ध सलाहकार और बुद्धिमान मंत्री थे। बुद्धिमान मंत्री थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, राजा टोडरमल से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि अकबर के दरबार के जो है वित्त मंत्री कौन थे, यानी कि भूमि राजस्व प्रणाली के मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री। तो याद रखिएगा टोडरमल जो है ये अकबर के दरबार के वित्त मंत्री थे, ठीक है। और हकीम हुमायूं जो है ये अकबर के दरबार के चिकित्सक थे, चिकित्सक, ठीक है। तो अकबर के दरबार के 9 रत्नों के नाम जान लीजिए एक बार, ठीक है ना, याद रखिएगा 9 रत्नों के नाम। तो अकबर के दरबार के 9 रत्नों के नाम है, पहला है बीरबल, दूसरा राजा मानसिंह, तीसरा राजा टोडरमल, ठीक है ना। उसके बाद जो है चौथा आपके हकीम हुमायूं, ठीक है ना। चार तो इधर ही हो गए। इसके अलावा और कौन कौन से बच गए, तो आपको याद रखना है मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है अबू फजल हो गए, जिन्होंने अकबरनामा की रचना की है, अबू फजल, अबुल फजल। उसके बाद जो है अबुल फजल के भाई हो गए कौन, फैजी, ये भी अकबर के दरबार के कवि थे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है तानसेन, तानसेन हो गए, ठीक है। इसके बाद जो है आपको याद रखना और कौन से हो गए गए, याद रखिएगा, और हो गए आपके जो है रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो 9 आपके हो गए, 4 इधर, 5 मुल्ला दो प्याजा, 6 अबुल फजल, 7 फैजी, 8 तानसेन और 9वें में रहीम खाने खाना। तो ये 9 रत्न आप याद रखिएगा। तो गाइज आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।